हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कॉस्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था। हमने समझा था वहां पे कि एक्चुअली कॉस्ट क्या होता है, किस टाइप्स की कॉस्ट होती है। हमने उनके बिहेवियर भी देखा, हर एक चीज को, उनके कर्व्स को ध्यान से समझा भी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ क्विक रिवीजन ऑफ द प्रीवियस क्लास। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट। तो हमने पढ़ा था कॉस्ट मतलब कि एक प्रोड्यूसर के द्वारा फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट को परचेज करने में जो भी खर्चा आ रहा है, दैट इज नोन एज द कॉस्ट। फिर हमने टाइप्स ऑफ कॉस्ट में सबसे पहली कॉस्ट पढ़ी थी मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट मतलब भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑनर, उन चारों की फैक्टर पेमेंट करने के लिए जो भी पैसा हम इन द फॉर्म ऑफ मनी पे कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द मनी कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट में हमने पढ़ा था एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस डन बाय द प्रोड्यूसर। ऐसे एफर्ट्स, ऐसे सैक्रिफाइसेस जो कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर कर रहा है भाई, जो अनगिनत है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज द रियल कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट के हमने पढ़ा था कि भाई एक प्रोड्यूसर जो टोटल खर्चा करता है एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, दैट इज नोन एज द इकोनॉमिक कॉस्ट। उन्होंने उस चीज को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करा। फर्स्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड द लास्ट वन इज नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब ऐसे पेमेंट जो हमने किस लिए करी है, फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट को परचेज करने में, एंड पेमेंट एक्चुअली डन बाय द प्रोड्यूसर, और पेमेंट एक्चुअली डन हो रही है किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा। मतलब उसकी जेब से पैसा निकल के मार्केट में जा रहा है, दैट इज नोन एज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें पैसों का लेन देन हो रहा है, इसलिए ये जो ट्रांजैक्शन होती है अकाउंट्स बुक्स में रिकॉर्ड भी की जाती है। फिर आई थी हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब कि भाई ऐसा खर्चा जो मैंने अपने पास था, जो मेरे सेल फोन इनपुट थे, मैंने वो अपने बिजनेस में लगा दिए, पर अगर वो मैं नहीं लगाती तो मुझे बाहर से लेना पड़ता, उसकी कोई वैल्यू है, दैट इज नोन एज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर मैं बोलूं कि भाई ये जिस रूम से मैं अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करती हूँ, ये मेरा खुद का कमरा, अगर मेरा खुद का कमरा नहीं होता तो इसकी कोई कॉस्ट होती, मुझे बाहर वाले को पैसा देना पड़ता 4 से 5 हजार, दैट इज नोन एज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। सेल्फ ओन इनपुट, खुद के इनपुट पर। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में कि भाई मुझे पेमेंट, मैंने कैपिटल का पैसा लिया तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, मैं लेबर्स लाई तो वेजेस देनी पड़ रही है, मैंने लैंड ली तो मुझे रेंट देना पड़ रहा, दैट इज नोन द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब जब उसके टोटल खर्चे हो जाते हैं तो उसमें वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्जिन या सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऐड करके अपने प्रोडक्ट को क्या कर देता है, सेल आउट कर देता है। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है। नेक्स्ट हमने आगे पढ़ा था, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बढ़ा था द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव विच इज सैक्रिफाइड या विच इज फॉरगॉन। कि भाई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मैंने अभी गेन कर रखी है, अगर मुझे वो नहीं मिली होती तो उससे पहले वाली अपॉर्चुनिटी इज द माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बिजनेस में अपना पैसा लगाने की बजाय दूसरे से लिया होता तो मुझे उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता, दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मुझे अभी मैं 50,000 रुपए वाली सैलरी में जॉब कर रही हूँ, पर मुझे इससे पहले, मतलब इस जॉब से पहले एक और ऑफर आया था जिसमें मुझे 35,000 मिल रहा था, पर वो मेरे घर के क्या थे, पास थी। तो मतलब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव विच इज फॉरगॉन, कि भाई जो मैंने इससे जो मैं अपॉर्चुनिटी गेन कर रही हूँ, जो मेरी अभी अपॉर्चुनिटी है, उससे पहले वाली जो अपॉर्चुनिटी जो मैंने क्या कर दी, अपने हाथ से सैक्रिफाइस कर दी, गवा दी, दैट इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशंस। ये हमने ढंग से पढ़े थे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन दी प्राइवेट कॉस्ट एंड द सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट मतलब कि भाई एक फर्म या एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी खर्चा कर रही है अपने प्रोडक्ट को बनाने में, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज द प्राइवेट कॉस्ट। पर सोशल कॉस्ट मतलब जो एक सोसाइटी को बियर करना पड़ रहा है, जो भी लॉस, जो भी कॉस्ट उन्हें बियर करने पड़ रहे ड्यू टू हार्मफुल chemicals used by the
ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हमने यूनिट 2 के अंदर कॉस्ट फंक्शन पढ़ा था कि भाई हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस चैप्टर में प्रोडक्शन, जहां पे प्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि हम शॉर्ट रन में दो फैक्टर्स को यूज करते हैं, फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर। जब हम फिक्स फैक्टर को यूज करते हैं तो हमें फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करते हैं तो हमें वेरिएबल कॉस्ट को बियर करनी पड़ती है। अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें, फिक्स मतलब एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट फिक्स कॉस्ट इज सेम कांस्टेंट। हम कितना भी अपना प्रोडक्शन बना दे पर फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। मैं एक 0 यूनिट बनाऊं तो मुझे लैंड की जो भी रेंट है वो मुझे पे करना पड़ेगा। एक बनाओ तब भी रेंट पे करना है, 2 बनाओ तब भी रेंट, 50 बनाओ तब भी रेंट, दैट इज फिक्स। इसलिए ये हॉरिजॉन्टल होती है टू ओएक्स एक्सिस, ये ओएक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होती है। नेक्स्ट वन इज हमने पढ़ा था वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब विच चेंज विद चेंजिंग इन आउटपुट। अगर आप 0 का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी कि भाई रॉ मटेरियल लाने का खर्चा ही नहीं है ना। तो फिर अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। बट इसमें मेन चीज आई थी कि आपका शुरू में जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ता तो है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्योंकि जब आप मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स को शुरू में यूज करते हो तो भाई वो ज्यादा टाइम देने को तैयार होते हैं एट अ लो कॉस्ट, क्योंकि वो ना मिलने से अच्छा कुछ उनको मिल जाए तो वो क्या करते हैं, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ वेजेस में काम करने लगते हैं। पर जैसे जैसे आप मोर एंड मोर वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाओगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी और पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। पर यूनिट ध्यान रखना आगे आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में। इसलिए जो आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है वो एस शेप का होता है। फर्स्ट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड देन स्टार्ट विद इंक्रीजिंग रेट। अगर मैं बात करूं टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स टोटल कॉस्ट मैंने ली कि अगर मेरा 0 प्रोडक्शन हुआ, कॉस्ट फिक्स कॉस्ट पर वेरिएबल कॉस्ट 0 पे 0, पर फिक्स कॉस्ट तो आपको बियर करनी है चाहे आपके प्रोडक्ट आप कमोडिटी का बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, आपकी फिक्स कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट में इन्वॉल्व होगी। इसलिए आपका जो टोटल कॉस्ट कब है वो 0 से ना स्टार्ट होगी, आपकी फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होता है। एस शेप में ही वो इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट से होता है, फिर इंक्रीजिंग रेट से बनने लगता है, क्योंकि जो चेंज आता है वो टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट का ही आता है। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल ये देखा, पहले आपका जो फिक्स कॉस्ट है बिल्कुल फिक्स, चाहे आप कितना भी आउटपुट बढ़ा दो भाई फिक्स कॉस्ट तो क्या रहेगी, बिल्कुल सेम, आप उसको बढ़ा घटा नहीं सकते। पर वेरिएबल कॉस्ट बोलूं, अगर मेरा 0 प्रोडक्शन है तो भाई मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी 0, मुझे कोई खर्चा वेरिएबल कॉस्ट का बियर नहीं करना पड़ेगा। पर जैसे जैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी एट अ डिक्रीजिंग रेट, वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, फिर आपके एट सर्टेन पॉइंट आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ने लगती है एट अ इंक्रीजिंग रेट जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वन इज, अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं, किसकी, टोटल कॉस्ट की बात करूं, तो टोटल कॉस्ट में क्या होता है, आपको फिक्स कॉस्ट को तो बियर करना ही पड़ता है, इसलिए 0 से नहीं स्टार्ट होगी 20 से स्टार्ट, क्योंकि आपकी टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट इंक्लूड है। वेरिएबल कॉस्ट 0 पर फिक्स कॉस्ट तो तब भी बियर करनी पड़ रही है, और जो चेंज आता है वो आपका टीवीसी के अकॉर्डिंग ही आता है, उसके पैरेलल ही चलती है, क्योंकि जो चेंज आ रहा है टोटल कॉस्ट में वो वेरिएबल कॉस्ट का है, क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट तो क्या है, बिल्कुल सेम कांस्टेंट। फिर आगे बढ़ के हमने अदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट देखे, दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है कि भाई जो हमारी फिक्स कॉस्ट थी, जो मेरी फिक्स कॉस्ट थी, उसका पर यूनिट ऑफ कॉस्ट कैसे आएगा। अगर मेरी 0 आउटपुट है तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट भी कुछ नहीं होगी, पर जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ता जाएगा जो मेरी पर यूनिट कॉस्ट है वो डिक्रीज होती रहेगी, कम होती रहेगी, पर कभी भी 0 नहीं होगी, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, क्योंकि हमने देखा है हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो 0 नहीं होती है, हमें 0 आउट पर भी हमें कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट को बियर करना पड़ता है। इसलिए जो इसका डायग्राम होता है, जो इसका वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ऊपर से नीचे 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 कम हो रहा होता है, पर कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। 0.0999, 0.0118, 0.000095 ऐसे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, बट कांट बी 0, कैन नॉट बी अ 0। नेक्स्ट हमने पढ़ा था
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कि भाई जो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो मेरी टोटल में थी। अब हम पढ़ेंगे एवरेज, मतलब पर यूनिट की कितनी कॉस्ट आ रही है हमारी पर वेरिएबल, मतलब जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट कितनी है। तो हमने पता है हमें जो हमारा टीवीसी होता है, जो टीवीसी होता है शुरू में वो बढ़ता है, शुरू में वो बढ़ता है एट अ डिक्रीजिंग रेट, इसलिए हमारा जो एबीसी है शुरू में घटता है, फिर वो भी टीवीसी बढ़ता है तो पर हमारा एबीसी भी क्या करता है उसके बाद बढ़ने लगता है बाय द मिनिमम, मिनिमम के बाद हमारा एबीसी भी बढ़ने लगता है बिकॉज टीवीसी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। फिर अब हम पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट। ध्यान रखना आप, मैं 3 चीज बोल रही हूं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, ये टोटल कॉस्ट का, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। और मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे पर अभी बता रही हूं इन तीनों के जो आप कर्व्स देखोगे वो यू शेप के ही होंगे, क्योंकि एबीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट, एमसी मतलब एसी मतलब भाई एसी में जो चेंज आ रहा होगा वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही आ रहा होगा, और मार्जिनल कॉस्ट मतलब चेंज किसमें, चेंज एक एडिशनल आउटपुट को क्या करके प्रोड्यूस करके जो भी हम टोटल कॉस्ट बियर कर रहे हैं दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, और वो मार्जिनल कॉस्ट किसकी वजह से बढ़ रही है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। इन तीनों के जो डायग्राम आप देखोगे, कर्व्स देखोगे वो यू शेप के ही होंगे, पहले वो घटते हैं बिकॉज टीवीसी हमारा शुरू में बढ़ तो रहा होता है डिक्रीजिंग रेट से, फिर हमारे जो कॉस्ट होती है वो बढ़ने लगती है, चाहे वो एवरेज वेरिएबल हो, एवरेज कॉस्ट हो, मार्जिनल कॉस्ट हो, क्योंकि तब टीवीसी इंक्रीज होता है एट अ इंक्रीजिंग रेट। तो अब मैं एवरेज कॉस्ट की बात करूं, एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट, जो मेरी टोटल कॉस्ट आई है अगर मैं उसको पर यूनिट ऑफ कॉस्ट निकालूं दैट इज कॉल्ड द एवरेज कॉस्ट। तो हम यहाँ पे सिंपल से जो हमारी टेबल थी यहाँ पे इसमें देखेंगे अपनी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट को अगर मैं डिवाइड करूं आउटपुट से तो यहाँ पे 0, यहाँ पे अगर मैं 28 को 1 से करूंगी 28, फिर मैंने 52 को 2 से करा तो 2 2 जा 4, यहाँ पे हमारा ये 34 है, तो हमने देखा तो हमारी 16, देन 19, 20, 21, 24, 26, फिर एक पॉइंट के बाद आपने देखा पहले घट रही थी हमारी एवरेज कॉस्ट, फिर वो एक कॉस्ट के बाद क्या होने लग गई, एक पीरियड के बाद वो भी बढ़ने लग गई, इसलिए जो इसका कर्व होता है वो यू शेप का होता है। यू शेप क्या होता है, पहले वो घटती है, जब वो अपने मिनिमम पे आगे फिर वो क्या करता है, बढ़ने लगता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब अगर मैं बात करूं मार्जिनल कॉस्ट की, यहां पे देखते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हमने पढ़ा था, मार्जिनल मतलब क्या होता है, चेंज, मार्जिनल मतलब चेंज, भाई मार्जिनल मतलब चेंज, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करके जो मेरा खर्चा आ रहा है दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे, मार्जिनल मतलब चेंज, किसमें चेंज, बगल वाले में चेंज, किसके बगल वाले में, कॉस्ट के, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल मतलब चेंज, जो हमारा एक एडिशनल आउटपुट को प्रोड्यूस करके जो मेरा चेंज आ रहा है किसमें, टोटल कॉस्ट में, कहते हैं टोटल कॉस्ट में, किसके कॉस्ट में, टोटल में, किसके टोटल में, बगल वाले के टोटल में, टोटल कॉस्ट में, तो वो हमारा क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट। ध्यान से समझना, मार्जिनल मतलब चेंज, किसमें चेंज, टोटल में, किसके टोटल में, बगल वाले के, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करके जो मेरा चेंज आ रहा है किसमें, टोटल कॉस्ट में, दैट इज नोन एज द मार्जिनल कॉस्ट। अब हमने देखा था चेंज आता है क्योंकि जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट होता है वो ही बढ़ता है, पर जो हमारी फिक्स कॉस्ट की बात करूं वो फिक्स रेट से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, मतलब जो कॉस्ट में चेंज आएगा वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आएगा, इसलिए हमारा मैं बात करूं अगर मार्जिनल कॉस्ट की तो वो भी यू शेप का होता है, वो भी यू शेप का हमें दिखाई पड़ता है। तो अगर हम यहां देखें, पहले शुरू में वो घटता है, फिर
ये भी बढ़ने लगता है ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल मतलब चेंज, किसमें चेंज आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट में। आपके फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, फिक्स कॉस्ट बिल्कुल आपकी कांस्टेंट है, 20 हर लेवल ऑफ आउटपुट में वो क्या है, सेम है। पर मैं बात करूं वेरिएबल कॉस्ट की, शुरू में वो बढ़ती है डिक्रीजिंग रेट से, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो बढ़ती है एट अ इंक्रीजिंग रेट। चेंज जो आ रहा है वो हमारा बेसिकली हमारे वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है, इसलिए हमारा एमसी एज सेम एज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ऑन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हम यहाँ पे अपने इससे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमें रटना नहीं है कि हम रट लेगी नहीं, हमें समझना है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। अब हम इसको पूरे अपने टेबल से समझेंगे कि भाई एमसी और एसी के बीच में क्या एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है, बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे। पहले हम इसकी एक टेबल फॉर्म करते हैं, जिसमें 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें हम एमसी भी रखेंगे, एसी भी रखेंगे, टोटल कॉस्ट भी रखेंगे और अपने आउटपुट को भी रखेंगे। तो यहां पे हम अपने आउटपुट को शो करेंगे, यहां पे हमारी टोटल कॉस्ट, यहां पे हमारी एवरेज कॉस्ट और यहां पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय में क्वांटिटी, एंड मार्जिनल कॉस्ट मतलब चेंज इन सेकेंड यूनिट माइनस चेंज इन अपर यूनिट। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहां पे टोटल कॉस्ट है 10 20 28 34 38 42 48 56 एंड 72। अब मैं बात करूं एवरेज कॉस्ट की, किसकी, एवरेज कॉस्ट की। भाई पर यूनिट ऑफ कॉस्ट मेरी कितनी है, ये 20 14 11.3 9.5 8.4 8 8 एंड यहां 9। अब मैं बात करूं मार्जिनल, मार्जिनल मतलब चेंज, टोटल कॉस्ट में मेरा कितने का चेंज आ रहा है। अगर मैं इसमें देखूं तो 10 का चेंज आया, फिर 8 का चेंज आया, फिर 6 का चेंज आया, फिर 4 का चेंज आया, फिर 4 का चेंज आया, फिर 6 का, फिर 8 का और फिर 6 का। यहां पे 6 का नहीं है, 72 है, तो 56 में से 72 गए, 60। तो हमने क्या देखा, पहले जो मेरा एवरेज कॉस्ट था वो घट रहा था, फिर एक पॉइंट के टाइम बाद क्या हो गया, वो भी बढ़ने लगे। अगर मैं बात करूं मार्जिनल की, मार्जिनल भी पहले क्या हो रहा था, घट रहा था, फिर एक पॉइंट के बाद वो भी बढ़ने लगे, क्योंकि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है शुरू में बढ़ती है एट अ डिक्रीजिंग रेट, तो वो भी घट रहा है। एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रहा है, पर यूनिट ऑफ कॉस्ट भी घट रही है, और जो मार्जिनल चेंज आ रहा है टोटल कॉस्ट में वो भी कम का आ रहा है। पर एक पॉइंट के बाद जो हमारी टीवीसी है वो इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से, इसलिए हमारी एवरेज कॉस्ट भी बढ़ी और हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ी। तो यहां देखना, जीरो मतलब जीरो आउटपुट, तो हम तब भी हमारी जो कॉस्ट है वो 10 है, मतलब यहाँ पे जो ये 10 है वो मेरी फिक्स कॉस्ट है। हर किसी में अगर ये अमाउंट है इसमें 10 क्या है, हमारी फिक्स कॉस्ट इंक्लूड है। 62 हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो 10 हमारी फिक्स कॉस्ट। अगर मैं बोलूं 46 क्या है हमारी वेरिएबल कॉस्ट एंड 10 इज फिक्स कॉस्ट। हर किसी में 10 क्या है, हमारी फिक्स कॉस्ट है। अब मैं बात करूं इसके डायग्राम की, इनके कर्व्स की, कि भाई एसी और एमसी के बीच में क्लियर रिलेशनशिप पता चलना चाहिए हमें, क्लियर बिल्कुल, कि भाई एसी और एमसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो मैं देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे एमसी
और एसी, मतलब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे हमारा ओरिजिन, यहाँ पे हमारा आउटपुट। अब मैं इसको कर्व को देखती हूं, ये है हमारा एसी और ये है हमारा एमसी, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो हमने क्या देखा, जब मेरा एसी फॉल हो रहा है, जब मेरा एसी फॉल हो रहा है, जब मेरा एसी फॉल हो रहा है तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल हो रहा है, बट ग्रेटर देन एमसी। मतलब कि जब आपका एसी फॉल हो रहा है तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट भी क्या हो रही है, फॉल हो रही है, पर ज्यादा से कौन गिर रहा है, कौन ज्यादा तेज से गिर रहा है, दैट इज हमारा एमसी। जब 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 एमसी बढ़ नहीं रहा है, जब हमारा जो एसी है, जो बेसिकली हमारा जो एसी है, जब वो बिल्कुल कांस्टेंट है, तो एमसी और एसी उस पॉइंट पे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। फिर जब हमारा एसी बढ़ रहा है तो एमसी भी बढ़ रहा है, बट ग्रेटर देन एसी। तो हमारा एमसी भी क्या कर रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, किससे, एसी से। क्या बेसिकली हमने पढ़ा, अगर हम इसी को टेबल में देखें, जब हमारा एसी घट रहा है तो हमारा एमसी भी घट रहा है, पर ज्यादा तेजी से कौन घट रहा है, ज्यादा तेजी से एमसी घट रहा है। पर एक पॉइंट के बाद क्या हुआ कि हमारा जो एमसी और एसी क्या हो गए, बराबर हो गए। जब एसी हमारा बिल्कुल रुक गया तो एमसी ने क्या करा, कट करा उसके मिनिमम से, किसको, एसी के। फिर क्या हुआ, फिर जब हमारा एसी बढ़ने लग गया तो एमसी भी बढ़ा, पर ज्यादा तेजी से कौन बढ़ रहा है, हमारी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर मैं बेसिकली यहाँ पे रिलेशनशिप देखूं, रिलेशनशिप की बात करूं, तो हमें 3 फेजेस या 4 फेजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले व्हेन AC falls, marginal cost is less than AC। कि भाई जब आपका एसी क्या कर रहा है, जब आपका एसी घट रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, पर ज्यादा तेजी से कौन घट रहा है, ज्यादा का कौन घट रहा है, दैट इज हमारा एमसी। When AC rises, marginal cost is greater than MC। यहाँ पे AC नहीं आएगा, MC आएगा, less than MC। एसी जब हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो गिर रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट भी कर रहा है, पर ज्यादा से कौन घट रहा है, हमारा एवरेज कॉस्ट। फिर जब हमारा एवरेज कॉस्ट बढ़ा तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, किससे, ज्यादा रेट से कौन बढ़ रहा है, एसी। यहाँ पे हमारा एमसी नीचे था, फिर यहाँ पे हमारा जो एमसी है वो क्या हो गया, बढ़ने लग गया। देखा होगा आपने, जब हमारा एसी घट रहा है तो एमसी भी बढ़ रहा है, पर ज्यादा कौन घट रहा है, एमसी, दैट इज जब वो उसके नीचे है। फिर हमारा क्या हुआ, एक पॉइंट के बाद हमारा एसी बढ़ने लग गया, जब हमारा तो एमसी ज्यादा तेजी से हमारा बढ़ने लगे, तब एमसी क्या करता है, आगे होता है हमारे एसी से। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 2 देखे, और तीसरा है व्हेन एसी डज नॉट चेंज, एमसी इज इक्वल टू एसी। और जब एसी बिल्कुल भी चेंज नहीं आता तो एमसी और एसी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये पॉइंट वो काटते हैं एक दूसरे को, दैट इज ये पॉइंट। जब हमारा एमसी और एसी क्या है, बराबर है, 7 यूनिट पे, 7 आउटपुट पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट और जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो बिल्कुल इक्वल टू ईच अदर है। अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। हमने प्रोडक्शन फंक्शन में 2 पीरियड्स पढ़े थे, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, फिक्स फैक्टर एंड
वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर मतलब जो बिल्कुल फिक्स्ड है, वेरिएबल मतलब जो आपके आउटपुट में चेंजेस होने की वजह से आपकी फिक्स फैक्टर भी क्या, वेरिएबल फैक्टर भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो हमने उसमें पढ़ी थी फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिर हमने एक और पढ़ा था रिटर्न टू अ स्केल। रिटर्न टू अ स्केल में मतलब कि भाई लॉन्ग रन, बेसिकली हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है जिसमें हम अपने फैक्टर्स को चेंज कर पाते हैं, इसलिए लॉन्ग रन में हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। हमारे पास बहुत टाइम है, हम सारे के सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें हमारे फिक्स कॉस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो हम अब वही पढ़ेंगे लॉन्ग रन के कॉस्ट कर्व, कि लॉन्ग रन में जो कर्व्स होते हैं, जो उनकी कॉस्ट होती है वो कैसी होती है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि सारे के सारे जो भी कॉस्ट होगी वो क्या होगी, वेरिएबल होगी। तो यहाँ पे हम कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो भी लॉन्ग रन में। तो बेसिकली अगर हम बात करें लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की, कि आपने क्या करा, एक प्लांट यूज करा, दूसरा प्लांट यूज किया, तीसरा करा, चौथा करा, पांचवा करा, छठा करा, तो इन सारे अगर हम प्लांट्स की जो कॉस्ट को क्या कर दे, मर्जअप कर दे, सम अप कर दे, इससे हमारा लॉन्ग रन का कॉस्ट कर्व निकल के आ जाएगी। लॉन्ग रन की कॉस्ट बेसिकली हमारी आ जाएगी। पहले ईयर में आपने एक प्लांट यूज करा, दूसरे ईयर में आपने दूसरा प्लांट, तीसरे ईयर में तीसरा प्लांट, चौथे ईयर में चौथा प्लांट, पांचवें ईयर में पांचवा प्लांट। अगर मैं इन सारे की कॉस्ट की जो भी खर्चा आया, जो भी खर्चा उस प्लांट में आया, अगर मैं उसको क्या कर दूं, मर्ज कर दूं, मतलब शॉर्ट रन की कॉस्ट को मैं हर एक ईयर की क्या कर दूं, जोड़ दूं, सम अप कर दूं, तो मेरी लॉन्ग रन की कॉस्ट आ जाएगी। तो क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट व्हेन द एंटरप्रेन्योर हैज द टाइम, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के पास क्या टाइम है, टू वेरी ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि वो सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर दे, वेरी कर दे। आप यहाँ पे अपने लैंड को भी क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो। आपने एक सेटअप बनाया, दूसरा सेटअप, तीसरा सेटअप, यहाँ पे लेबर भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि लेबर तो आपके वेरिएबल शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी क्या होते हैं, वेरी करते रहते हैं। मैंने कैपिटल मैंने अपनी चेंज कर सकती हूँ, मैं अपने ऑनर्स चेंज कर सकती हूँ, इसलिए मैं सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लॉन्ग रन में क्या कर पाती हूँ, वेरी कर पाती हूँ, सो दैट ही हैज द मोस्ट प्रॉफिटेबल साइज ऑफ प्लांट। तो वो उसमें से चूज कर सके कि उसके लिए कौन सा साइज ऑफ प्लांट क्या है, बेस्ट है, जिससे कि वो अपने मैक्सिमम आउटपुट को गेन कर सके, मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन कर पाए। Profitable size and the best proportion of fixed and variable factors for any given output, और वो क्या कर सके, बेस्ट प्रोपोर्शन को यूज कर पाए। अब हम इसको डायग्रामेटिक वे में अगर समझें तो हमने देखा कि ये जो शॉर्ट रन कर्व है, ये हमारा SAC1 है, ये SAC2 है, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 3 है, और ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 4 है। तो बेसिकली जो इसका टेंजेंट है, यही हमारा क्या होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कहलाता है। शॉर्ट रन का समीशन, जहां पे इनका टेंजेंट क्या करेगा, टच करेगा, हम अगर इसको एक कर्व को ड्रॉ करें तो ये हमारा क्या निकलेगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट निकल के आएगा। तो मैं देखूं अगर कि भाई जब मैं इतना क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरी इतनी कॉस्ट आ रही है। जब मैंने अपनी क्वांटिटी को बढ़ाया तो जो मेरी कॉस्ट है वो क्या हो गई, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई। अगर मैं और आगे जाती तो मेरे इस लेवल अगर मैं देखूं इस चीज पे, अगर मैं अपने आउटपुट को बढ़ाना चाहती तो 2 रिजल्ट आ रहे हैं कि भाई आपका आउटपुट तो बढ़ रहा है पर आपकी कॉस्ट अगर इस प्लांट में क्या है, कम है, सेम क्वांटिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, पर आपकी इस पॉइंट पे दैट पॉइंट जो हमारा SSC वाला पॉइंट है, SAC1 शॉर्ट एवरेज कॉस्ट कर्व जो है, जो 1 प्लांट है, वहां पे आपकी सेम क्वांटिटी में कम कॉस्ट आ रही है। पर मैं अगर एक्सपेंड करना चाहती हूँ तो मैंने देखा कि भाई जो मेरी ये वाली कर्व है, ये जो मेरा शॉर्ट रन है, यहाँ पे सेम क्वांटिटी पे कॉस्ट क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। अगर मैं और जाती हूँ, मैं और एक्सपेंड करना चाहती हूँ, तो जब मैं आगे गई तो भाई मेरी यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज हुआ तो भाई मेरी जो कॉस्ट है वो भी डिक्रीज हुई। फिर मैं और आगे गई, यहाँ पे मेरा आउटपुट तो इंक्रीज हुआ सेम प्लांट पे, पर मेरी जो कॉस्ट है वो पर यूनिट ऑफ कॉस्ट वो बढ़ने लग गई। तो मैंने देखा अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो भाई ये जो साइज है, ये देखो मेरा आउटपुट भी इंक्रीज हुआ और मेरी
क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई, तो मेरे को ये बेस्ट लग रहा है, ये मेरा इक्विलिब्रियम। ये नहीं कि ये, मैं ये नहीं बोल रही कि ये आपका एवरेज कॉस्ट है, पर मैं ये बोल रही हूँ कि भाई आप उस पे जाओगे जो आपके लिए क्या होगा, मोस्ट बेनिफिशियल होगा। और इन सारे शॉर्ट रन के कर्व्स का जो समीशन होगा वो हमारा लॉन्ग रन का कॉस्ट कर्व कहलाएगा। अगर मैं बात करूं सिंपल से कॉस्ट की, ये क्या है मेरे, ये सारे मेरे कॉस्ट शॉर्ट रन के कॉस्ट। अगर मैं इसके टेंजेंट को क्या करूं, टच करते हुए चलूं, तो मेरा लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व निकल के आ जाएगा। क्योंकि बेसिकली जो हमारा लॉन्ग रन है वो क्या है, समीशन ऑफ शॉर्ट रन, दैट इज समीशन ऑफ शॉर्ट रन के कॉस्ट कर्व। अगर मैं इसके मार्जिनल कॉस्ट की बात करूं इन अ लॉन्ग रन, वो भी यू शेप का होता है, क्योंकि जो चेंज आ रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट क्या करते हैं, बढ़ते ही हैं, चेंज इसकी वजह से आ रहा है लॉन्ग रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में आपके सारे के सारे जो फैक्टर्स है वो सारे के सारे वेरिएबल है। तो देखिए हम यहाँ पे LAC curve is in U shape. LAC curve is also called planning curve and envelope curve. Planning curve और envelope curve भी हम उसको बोलते हैं. Like the LAC curve, the long run marginal cost curve that is LMC is also in U shape. वो भी क्या होता है, U shape का हमें दिखाई पड़ता है.